नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहाँ हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की वजह से 29 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद जगह जगह फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का काम तेज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो को 2 हफ्ते में 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश राज्य सरकार को दिया और नए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AKS भदौरिया ने अपना पदभार संभाल लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रामलीला के दौरान तारका का किरदार कर रहे आदमी के कपड़ों में आग लग गई। यह आदमी केरोसिन मुंह में डालकर आग की लपटें निकालने का करतब दिखा रहा था, जिसके लिए वो एक हाथ में जलती मशाल और दूसरे हाथ में केरोसिन से भरी बोतल पकड़कर स्टेज पर पहुंचा, लेकिन करतब दिखाने के लिए मुंह में केरोसिन डालते वक्त उसके कपड़ों में अचानक आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में लोग एक कपड़े की मदद से ताड़का का किरदार कर रहे आदमी के कपड़ों में लगी आग को बुझाने में जुट गए। काफी देर की मशक्कत के बाद उसके कपड़ों में लगी आग को काबू में कर लिया गया। समय रहते उस पर काबू पा लेगा। फिलहाल जो हालत है भगवान का फिर भी ठीक है। बीजेपी नेता विनोद बंसल के लव जिहाद पर दिए गए बयान पर विवाद छिड़ गया। विनोद बंसल ने नवरात्र के दौरान लव जिहाद की घटनाओं में बढ़ोतरी होने का दावा करते हुए गरबा और डांडिया जैसे कार्यक्रमों में गैर हिंदुओं के जाने पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर कांग्रेस ने उन्हें घेर लिया और VHP पर समाज को बांटने का आरोप लगा दिया। विश्व हिंदू परिषद या ऐसे तमाम संगठन ये इसी बात के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोगों को बांटा जाए। बिहार में बीजेपी की सहयोगी JDU ने भी VHP के इस बयान की निंदा की। मैं इस तरह के प्रतिबंधों के खिलाफ हूँ। ये बहुदलीय, बहुभाषीय, बहुधर्मी, बहुमान्यताओं का देश है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने विश्व हिंदू परिषद के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। उत्सव का मतलब ये होता है कि उसमें हर आदमी शरीक हो सके। अगर आप उस पर पाबंदी लगाएंगे, उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। एक दिन पहले VHP नेता विनोद बंसल ने लव जिहाद का जिक्र करते हुए गरबा और डांडिया जैसे कार्यक्रमों में गैर हिंदुओं के शामिल होने पर रोक लगाने की मांग की थी। लव जिहाद की घटनाएं घट रही हैं। लोग कलावा पहन के, टीका लगा करके और मुन्ना, पप्पू, गुड्डू और ऐसे जाने कितने ऐसे नाम लेकर के आते हैं। बिहार में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जिला प्रशासन ने राहत का काम शुरू किया। पटना में बाढ़ की वजह से घरों में फंसे लोगों को वहां से बाहर निकाला गया, जिसके लिए पटना नगर निगम ने एक इलाके में ट्रैक्टर चलाया और एक परिवार को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। इस ट्रैक्टर पर नगर निगम के कुछ कर्मचारी सवार दिखे, जिनकी मदद से उस परिवार के लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़ाया गया। हम अभी एक रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले ट्रैक्टर पर हैं। ये पटना नगर निगम के तरफ से चलाया जा रहा है और ये पूरे मोहल्ले में जा रहा है जहाँ जहाँ पानी लगा हुआ है। लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके सूखे जगह पर या ऊंचे जगह पर पहुंचाया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी और वो अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। बारिश इतनी हो रही है कि अब रहना मुश्किल हो गया घर के अंदर, तो अब परिवार को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए अपने एक रिलेटिव है उनके यहाँ ले जा रहे हैं। वहाँ सड़क पर लोगों की घुटनों तक पानी भरा था, जिसमें से पीठ पर बैग लादे बच्चे भी जाते दिखे, जबकि एक आदमी बच्चे को गोद में लेकर वहाँ से गुजरने को मजबूर हो गया। वहीं पटना के राजेंद्र नगर इलाके में जलभराव होने के बाद कई बड़े अधिकारी वहां पहुंचे और इन अधिकारियों में आपदा विभाग के प्रधान सचिव, पुलिस अधिकारी और DM शामिल रहे, जिन्होंने और हालात का मुआयना लिया और एक बोट की मदद से उन इलाकों में गए जहां पानी से हालात सबसे ज्यादा खराब बताए गए। स्थिति तो बहुत ही खराब है, तो काफी इवैक्यूएशंस हो रहे हैं, लेकिन इस कार्रवाई को और हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। अफसरों ने NDRF की टीम को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने का आदेश दिया। राहत के काम के समय NDRF ने एक बुजुर्ग को रेस्क्यू किया और उन्हें सहारा देकर एक गाड़ी में बिठाया, जबकि एक बुजुर्ग महिला को गोद में उठाकर लाना पड़ा, जिन्हें गाड़ी में बिठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। पटना के दूसरे इलाके में भी बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। इस महिला को NDRF की टीम कमर से ऊपर तक भरे पानी में धीरे धीरे सहारा देकर बोट तक लेकर आई और उसमें बिठाया। मां को बाढ़ में फंसा देख इस महिला की बेटी ने अपना दर्द बयां किया। हमारी मां एक दिन के लिए शॉक में चली गई थी। उनका था कि नहीं कुछ भी हो जाए स्लैब पे चढ़ के रह लेंगे। इस महिला के अलावा NDRF की टीम ने उसके बेटे को भी बचाया और सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। लगातार हो रही बारिश की वजह से एक मकान में पानी घुस गया और पूरा परिवार उसमें फंस गया। इस परिवार को बचाने के लिए भी NDRF की टीम वहां पहुंची और एक छोटी बच्ची समेत इस परिवार के सभी सदस्यों को बोट में बिठाया। यहाँ पर देखिए उसे रेस्क्यू करने की कोशिश है। बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है
वो यहाँ पर फंसा हुआ है। पूरा परिवार यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से फंसा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम के साथ न्यूज़ 18 जो है वो यहाँ पर पहुँचा है और उन लोगों को रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। बोट में सवार होने के बाद महिला ने बताया कि ये दिन उन्होंने कैसे गुजारे। खाना पीना आप लोग का कैसे चल रहा है? बस पानी और दूध से चल रहा है और कुछ नहीं। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने मम्मी पर रिसर्च के बाद ये जानकारी दी कि सैकड़ों साल पहले भी लोग दिल की जुड़ी बीमारियों का शिकार होते थे। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की एक रिसर्च के मुताबिक सैकड़ों साल पहले धरती पर रहने वाले लोगों में दिल की गंभीर बीमारियों से जुड़े लक्षण मिले। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों ने कई 100 साल पुरानी 5 मम्मी की धमनियों की जांच की, जिनमें 3 पुरुष और 2 महिलाओं की मम्मी शामिल थी और पांचों की उम्र 18 से 60 साल के बीच थी। जांच में इन सभी मम्मी की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल होने के संकेत पाए गए, यानी मौत के वक्त उनके खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा खतरनाक स्तर पर थी। हालांकि वैज्ञानिकों ने ये भी बताया कि पांचों में 3 की मौत निमोनिया से हुई। और इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज दे रहे विक्रांत यादव। हरियाणा बीजेपी ने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 78 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, जिसमें कई मशहूर हस्तियों को टिकट दिया गया है। राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव लड़ेंगे, जबकि मंत्री अनिल विज को अंबाला कैंट से टिकट दिया गया है। वहीं पहलवान योगेश्वर दत्त को बड़ौदा और पहलवान बबीता फोगाट को दादरी से टिकट दिया गया है। इसके अलावा हरियाणा सरकार के मंत्री अभिमन्यु नानौन से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने मौजूदा 7 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, ये कौन और 7 नाम जिनको टिकट नहीं मिला है? देखिए 7 सिटिंग विधायकों की टिकट काटी गई है, क्योंकि अभी केवल 78 नामों का ऐलान किया गया है। कुल 90 नाम ऐलान करने हैं। बीजेपी को 12 नाम अभी रोके गए हैं, लेकिन 78 में से 38 सिटिंग विधायकों को टिकट मिला है। इसके अलावा 7 सिटिंग विधायकों के टिकट कटे हैं, जिसमें से 2 मंत्री भी शामिल हैं। एक राव दान सिंह जो बादशाहपुर से चुनाव लड़ते थे, और दूसरा बादशाहपुर से उनकी जगह मनीष यादव, एक युवा भाजपा युवा मोर्चा के नेता हैं, उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा विपुल गोयल जो फरीदाबाद से चुनाव लड़ते थे और वो भी मंत्री थे मनोहर लाल खट्टर सरकार में, उनका भी टिकट काटा गया है। और बीजेपी का कहना है कि अभी 12 और किया जाना है। उन 12 नामों का जो ऐलान का अधिकार जो है वो पार्टी अध्यक्ष को दे दिया गया है। जो कल बैठक हुई थी उसके बाद सीईसी ने पार्टी अध्यक्ष को दे दिया है, और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले एक दिन में उनके 12 नाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन इस पूरी सूची को अगर देखें तो एक बड़ी चीज ये साफ दिखाई देती है कि 3 जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हुए थे, तीनों को टिकट दिया गया। बीजेपी ने इस बार अपने सिटिंग विधायकों के भी टिकट के 7 में से 2 मंत्री भी हैं मनोहर लाल खट्टर सरकार में। इसके अलावा 2 मुस्लिमों को पार्टी ने टिकट दिया। महिलाओं को भी पार्टी ने टिकट दिया है। पार्टी का कहना है कि इस बार युवाओं को पर ज्यादा केंद्रित रखा गया है, और हरियाणा में कई ऐसे युवाओं को टिकट दिया गया है जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी रहे हैं। बिल्कुल विक्रांत, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, क्योंकि पहले से ही जैसे ही योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट की एंट्री हुई तो ये कहा गया कि इन्हें भी मैदान में उतारा जाएगा, और वैसा ही कुछ हुआ है। किन महिलाओं का जिक्र आप कर रहे हैं? कितनी महिलाओं को और कितने युवकों को इस पर टिकट दिया गया है, जो भी पहली सूची जारी हुई है? देखिए 78 लोगों के जो नाम, इसमें पार्टी का ये दावा है कि बड़ी संख्या में उन्होंने सभी समाज के वर्गों को टिकट देने का कोशिश की है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसमें 38 में से 9 महिलाओं को टिकट दिया गया है। हालांकि अभी 12 नाम और घोषित होने हैं, क्योंकि कुल 90 सीटें हरियाणा में हैं, लेकिन जो 78 नाम किए गए हैं उसमें से 9 महिलाएं हैं जिनके नामों का ऐलान आज कर दिया गया। और पार्टी का ये कहना है कि 12 नाम भी अगले एक दिन में घोषित कर दिए जाएंगे। शुक्रिया विक्रांत। अमित शाह रैपिड एक्शन फोर्स के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में रैपिड एक्शन फोर्स के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एमएनएस नेता राज ठाकरे 8 अक्टूबर से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की संस्था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद एक छोटे से ग्रह का नाम पंडित जसराज रखा। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को एटीपी ब्यूनस आयर्स चैलेंजर का खिताब जीतने पर बधाई दी। स्क्वैश खिलाड़ी जोशना चिनप्पा को अमेरिका में खेले जा रहे नेटस्विट ओपन के सेमीफाइनल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शुभांगिरी सिद्ध पीठ के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु बाढ़ के पानी में फंस गए। वहां पहाड़ से आया पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया।
जिसके बाद वहाँ कुछ लोगों ने ह्यूमन चेन बनाई और कमर तक पानी से श्रद्धालुओं को बारी बारी निकाला। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पहुँची और मंदिर से आने वाले रास्ते से लोगों को एक सीढ़ी की मदद से बाहर निकाला। लोगों की सुरक्षा के लिए हमारे पास पर्याप्त इंतजाम है और हमारी पुलिस तत्पर है लोगों की सेवा और सुरक्षा करने के लिए। पहाड़ों से उतरे सैलाब में कई दुकानदारों को नुकसान पहुंचा। इस बीच दर्शन के लिए वहां पहुंचे श्रद्धालुओं का गुस्सा प्रशासन पर फूट पड़ा। किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था शौचालय की या पानी की या मतलब बचाव के लिए अभी बाढ़ आ जाए तो सब लोग यात्री जो है बह के चले जाएंगे। इसके लिए कोई साधन सरकार का नहीं है। यहाँ हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था और लोगों को वहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद लोगों को वहाँ से मशीन की मदद से निकाला गया। चेन्नई में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम के नारे लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां IIT मद्रास के दीक्षांत समारोह समेत कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और चेन्नई पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत हुआ, जिसके बाद प्रधानमंत्री चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां मौजूद लोगों ने उनके स्वागत में जय श्री राम के नारे लगाए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा में लोगों का अभिवादन किया, जिसके जवाब में वहां मौजूद एक शख्स ने हिंदी भाषा में उनका स्वागत किया। यही नहीं, लोगों का उत्साह देखकर प्रधानमंत्री भी फूले नहीं समाये और उसी अंदाज में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। स्वागत करते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली तमिलनाडु यात्रा थी। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 42 मंजिला इमारत पर चढ़ना एक स्टंटमैन के लिए भारी पड़ गया। पुलिस ने बिना मंजूरी खतरनाक स्टंट करने के आरोप में फ्रांस के मशहूर स्टंटमैन एले रॉबर्ट को हिरासत में ले लिया, जिन्होंने बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के करीब 500 फीट ऊंची इमारत पर चढ़ना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने रस्सी का भी इस्तेमाल नहीं किया और सिर्फ हाथों के जरिए इमारत पर चढ़ने लगे। उन्हें इमारत पर चढ़ता देख नीचे खड़े लोग हैरान रह गए, जबकि कुछ लोग इस स्टंट का वीडियो बनाने लगे। कुछ ही मिनट में रॉबर्ट 42 मंजिला इमारत की छत पर पहुंच गए। इस स्टंट की जानकारी मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें भी वहां पहुंच गईं। जैसे ही रॉबर्ट इमारत से नीचे उतरे, उनको हिरासत में ले लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। सिर्फ 20 मिनट में 500 फीट ऊंची इमारत पर चढ़ने का स्टंट करने वाले एले रॉबर्ट पहले भी दुनिया भर की कई ऊंची इमारतों पर चढ़ चुके हैं। कश्मीर में मौजूद कुछ आतंकियों ने हमले के लिए एक नई साजिश रची है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कश्मीर में हमले का टारगेट तय करने के लिए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की एक बैठक हुई। बताया गया कि इन तीनों आतंकी संगठनों ने ये बैठक दक्षिण कश्मीर के एक इलाके में की, जिसमें यह तय किया गया कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी गांवों की पंचायत समिति को निशाना बनाएंगे, जबकि जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को VIP पर हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई और लश्कर-ए-तैयबा को हाईवे और वहां से गुजरने वाले सुरक्षा बल के काफिले को निशाना बनाने का जिम्मा दिया गया। पिछले कई दिनों से बाढ़ में फंसे बिहार के डिप्टी CM सुशील मोदी और उनके परिवार के लोगों को SDRF के जवानों ने रेस्क्यू किया। पटना के जिस इलाके में सुशील मोदी रहते थे, वहां भी भारी बारिश और बाढ़ के बाद पानी भर गया, जिसमें पिछले 4 दिनों से डिप्टी CM और उनका पूरा परिवार भी फंस गया था। जिसकी जानकारी मिलते ही SDRF और प्रशासन की पूरी टीम उनके घर पहुंची और एक नाव की मदद से उनके पूरे परिवार को बाहर निकाला। ये तस्वीर जो पटना में पानी जो है चारों तरफ फैला हुआ है, उसमें डिप्टी CM सुशील मोदी को रेस्क्यू किया गया है। उनका पूरा परिवार है और पिछले कई दिनों से वो पानी में फंसे थे। सुशील मोदी को पानी से बाहर निकालने के लिए SDRF की टीम और जिलाधिकारी समेत कई बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। City SP पहुंचे थे। इसके अलावा DDC सुहर्ष भगत भी पहुंचे थे जितेंद्र कुमार City SP के साथ, और डिप्टी CM को आखिरकार रेस्क्यू कर निकाला गया है। विषम परिस्थितियाँ थी, प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी। परिवार समेत रेस्क्यू किए गए सुशील मोदी अपना जरूरी सामान भी साथ लेकर निकले और नाव के किनारे पर पहुंचते ही उन्होंने अपना सामान संभाला और कुछ दूरी पर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। डिप्टी CM यहाँ से निकल रहे हैं फिलहाल। सर अपना और सामान देख, आगे गाड़ी है। इस दौरान मौके पर मौजूद सभी अधिकारी और SDRF के जवान डिप्टी CM और उनके पूरे परिवार की मदद करते रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दूसरे राज्यों और खासकर बिहार के लोगों पर दिए गए बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया। एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मुफ्त इलाज के लिए बिहार से आने वाले लोगों का जिक्र किया था और उनका उदाहरण देते हुए दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को बाकी राज्यों से बेहतर बताने की कोशिश की थी। ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने दूसरे राज्यों के लोगों की वजह से दिल्ली के अस्पतालों में भीड़ बढ़ने का हवाला भी दिया था।
बीजेपी ने उनकी इसी बात को मुद्दा बनाकर दिल्ली के सीएम पर तीखा हमला बोला। मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल का ये नफरत वाला चेहरा जो पर प्रांतियों के लिए है वो स्पष्ट हो गया है। सीएम के बचाव में उतरे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा दिया। हम बिजली पे, पानी पे, चिकित्सा पे, शिक्षा पे काम कर रहे हैं। ये दिन रात पूल जलूल बातें उसी पे लगे हुए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्याज की माला पहनकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। अहमदाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी धर्मेंद्र पटेल प्याज की माला पहनकर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने पहुंचे। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और विधानसभा स्पीकर को नोटिस भेजा, जिसमें आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक देवेंद्र सहरावत और अनिल वाजपेयी की सदस्यता रद्द किए जाने पर जवाब मांगा गया। यूपी में बारिश और तूफान की वजह से अलग अलग जगहों पर हुए हादसों में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बेल्जियम में खेले जा रहे टूर्नामेंट में स्पेन को 5-1 से हरा दिया। ये भारत की टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत है। खबर है कि अभी एक स्पोर्ट्स चैनल पर कमेंट्री कर रहे संदीप पाटिल बीसीसीआई के नियमों की वजह से मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, जिस पर संदीप पाटिल ने अपनी नाराजगी जताई। फिल्म शोले में कालिया का किरदार निभाने वाले अभिनेता विजू खोटे का मुंबई में 77 साल की उम्र में निधन हो गया। राजस्थान के जोधपुर में सीवर में गिरी 4 साल की बच्ची को एक लड़के ने बचा लिया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बच्ची गली में खुले पड़े सीवर को पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा करते हुए वो उसमें गिर गई, जिसके बाद वहां मौजूद एक लड़के ने तेजी दिखाते हुए बच्ची को तुरंत सीवर से बाहर निकाल लिया। गली में रहने वालों ने आरोप लगाया कि सीवर पिछले 7 दिन से खुला पड़ा था, लेकिन कई शिकायतों के बाद भी प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक बच्ची की जान जाते जाते बची। ये रोड कब से कितने टाइम हुआ है जो परेशानी है? ये कभी सप्ताह भर हो गया मेरे सर। रोड टूटी हुई काम नहीं चल रहा है। इस सड़क के पहले सिविल लाइन को साफ करने का बोला था, उसके बाद भी कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं हादसे से पहले कई लोग उस सीवर के किनारे से निकले, लेकिन बच्ची ने सीवर को पार करने की कोशिश की और इसी दौरान वो उसमें गिर गई। सीवर में गिरने के बाद बच्ची ने खुद को संभाला और वो खड़ी भी हुई, लेकिन फिर उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सीवर के ठीक बीच में गिर गई और सीवर में भरे पानी में डूबने लगी। कुछ ही पलों में बच्ची का पूरा शरीर पानी में डूब गया और केवल सिर दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर पास में खड़े लड़के ने तुरंत बच्ची को खींचकर सीवर से निकाला और फिर उसे किनारे ले आया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच तकरार के बाद पटना में राबड़ी देवी के मकान के बाहर ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय धरने पर बैठ गए। उन्होंने सचिवालय थाने के एसएचओ पर राबड़ी देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से मना करने का आरोप लगाया। और बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से इंसाफ की गुहार लगाने उनके मकान के अंदर पहुंच गए, जहां से लौटने के बाद चंद्रिका राय को राबड़ी देवी के मकान के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद वो अपने समर्थकों के साथ बाहर कुर्सी बिछाकर धरने पर बैठ गए। देखिए, ये चंद्रिका राय हैं, अब ऐश्वर्या के पिता हैं। डीजीपी से मिल करके आया। डीजीपी से मिलने के बाद इन्होंने उम्मीद जताई कि अब इनकी बेटी के साथ न्याय होगा, उनकी फरियाद को सुना जाएगा, गुहार को सुना जाएगा। लेकिन जब वो वापस यहाँ आए हैं तो सुरक्षा बल जो है उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। चंद्रिका राय ने ये साफ कर दिया कि वो इंसाफ नहीं मिलने तक धरना खत्म नहीं करेंगे। जब तक बैठे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। चंद्रिका राय के डीजीपी से मुलाकात के बाद पुलिस के 2 अधिकारी वहां राबड़ी देवी से बातचीत करने पहुंचे। ये एसएचओ हैं और डीएसपी हैं, ये पहुंचे हैं यहाँ राबड़ी देवी के पास। ये आए हैं, अब आगे ये अंदर जाएंगे, पूछताछ होगी। लेकिन उससे पहले ही चंद्रिका राय के कुछ समर्थकों ने वहां लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की। हालांकि काफी बहस के बाद पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया। लेकिन चंद्रिका राय राबड़ी देवी के मकान के बाहर धरने पर बैठे रहे। डीजीपी से मुलाकात करने से पहले वो अपने पूरे परिवार के साथ राबड़ी देवी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन तब भी राबड़ी देवी से उनकी मुलाकात नहीं हुई और चंद्रिका राय मेन गेट खटखटाकर उसे खोलने के लिए बोलते रह गए। उनके बाद बेटी ऐश्वर्या राय ने भी गेट खटखटाना शुरू कर दिया और वहां तैनात गार्ड से बारिश में कपड़े गीले होने के नाम पर गेट खोलने की अपील की। भैया खोलो, भैया मेरा सामान अंदर ही है, भैया कपड़े गीले हो चुके हैं। गेट नहीं खोले जाने पर वो ये जानने की कोशिश करती रही कि किसके आदेश पर गार्ड गेट नहीं खोल रहा है। किसका ऑर्डर है भैया, किसका ऑर्डर है? हर कोशिश नाकाम होने के बाद ऐश्वर्या राय राबड़ी देवी के मकान के मेन गेट से गेस्ट हाउस में पहुंच गई और उन्होंने अपनी शादी बचाने की बात सबके सामने रखी। हमको ठीक से रखो और हम अपना घर बचाना चाहते हैं।
इस पूरे ड्रामे के दौरान वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। इससे पहले ऐश्वर्या राय ने ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए और राबड़ी देवी और ननद मीसा भारती पर आरोप लगाए कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई, मारपीट भी हुई। धक्का दिया गया है। धक्का दे के लिटरली मेरा पैर में बिछिया था, वो भी गिर गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। राबड़ी देवी और मीसा भारती लिटरली चाहते कि भगा दो। ऐश्वर्या राय का आरोप है कि उन्हें लंबे वक्त से भूखा भी रखा जा रहा है। हाँ, मेरे घर से खाना आता है और उसके बाद मेरे को ही नीचे से आके खाना लेना पड़ता है। वहीं तेज प्रताप यादव की बहन मीसा भारती ने ऐश्वर्या के आरोपों को गलत बताते हुए वकील के इशारों पर इस तरह के आरोप लगाने की आशंका जाहिर की। कोर्ट में मामला शायद कमजोर पड़ रहा है, इसलिए इन्होंने इस तरह का वहाँ पे एक प्लॉट तैयार किया। यही नहीं, मीसा भारती ने ऐश्वर्या पर परिवार में फूट डालने का आरोप भी लगा दिया। माँ को, बहन को और तेज प्रताप को अलग कर रहे हैं, आप तेजस्वी को आप अलग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे इसमें राजनीतिक बू भी आ रही है कि एक तरफ आप पूरे परिवार पे आरोप लगा रही हैं और एक तरफ आप कह रही हैं कि तेजस्वी जी मदद कर रहे हैं। नए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने अपना पदभार संभाल लिया और इस पद पर उन्होंने एयर चीफ मार्शल बीएस धनोवा की जगह ली। और 26वें वायुसेना प्रमुख का पदभार संभालने के बाद एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नई जिम्मेदारी संभालते ही एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने राफेल लड़ाकू विमान को वायुसेना के लिए बेहद अहम बताया। As far as Rafale is concerned, Rafale is a very capable aircraft. We have said so before. Once we induct it, it will be a game changer in terms of our capability. इससे पहले वायुसेना मुख्यालय में हुए एक कार्यक्रम में एयर चीफ मार्शल बीएस धनोवा ने एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया को नए वायुसेना प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी और उन्हें बधाई दी। पटना के दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एनएमसीएच में बारिश का पानी घुसने से मरीजों की मुसीबतें बढ़ गई। भारी बारिश के बाद पटना के कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए, जबकि अस्पताल में चारों तरफ पानी भर गया। अस्पताल परिसर में तो कमर तक पानी जमा हो गया, जिसमें कुछ लोग अपना सामान लेकर जाते दिखाई दिए, जबकि आईसीयू में मशीनों के बंद हो जाने की वजह से वहां भर्ती मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। पटना का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल एनएमसीएच, वहां की हालत आईसीयू का इलाका है, वहां से मरीजों को लगभग निकाल दिया गया है, लेकिन कचरा अभी भी देख सकते हैं कि पानी के साथ जो अंदर में पानी आया है उसके कचरा बिखरा हुआ है। पटना में रुक रुक कर हो रही बारिश और पानी भरने की वजह से ज्यादातर कर्मचारी छुट्टी पर चले गए, जिससे वहां भर्ती मरीजों की परेशानी और बढ़ गई। 150 से 7 छुट्टी पर है। वहीं अस्पताल में पानी के साथ कूड़ा जमा होने से मरीजों में इन्फेक्शन होने का खतरा भी पैदा हो गया। पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को तानाशाह बताते हुए उनकी तुलना उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन से की। नॉर्थ कोरिया में जब उनके क़यादत कोई तकरीर करता है, वो बयान देता है, तो सड़कों पे अवाम खड़ा किया जाता है, वो तालियां बजाते हैं। टीवी पे एंकर्स बिठाए जाते हैं, वो तालियां बजाते हैं। तो यही सब कुछ हो रहा है। झारखंड के पांकुर में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 7 करोड़ रुपए की लागत से बने एक पुल का हिस्सा पानी के तेज बहाव की वजह से टूट गया। कुछ साल पहले ही बनाए गए इस पुल के टूटने से उसे बनाने वाली कंपनी पर भी सवाल खड़े हो गए, क्योंकि ये पुल भारी बारिश और पानी के तेज बहाव को सहन नहीं कर पाया और उसका एक हिस्सा पानी के साथ बह गया। नदी के बीच बने पुल का एक पिलर भी धंस गया, जिससे पुल के बाकी बचे हिस्से पर भी खतरा मंडराने लगा। बताया गया कि बनाए जाने के बाद ही पुल में कई जगह दरारें आ गई थी, जिसके बाद पुल को बनाने वाली कंपनी पर कार्रवाई की मांग भी उठने लगी। सरकार को संबंधित कार्रवाई संवेदक पर कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि इस तरह का निर्माण भविष्य में कहीं भी लोग ना करे। पुल गिरने से कुछ इलाकों का संपर्क कट गया और कई लोग सड़क पर ही फंस गए। पुल के ऊपर बहुत पानी चढ़ गया है, इसलिए हमारा आना जाना ठप हो गया है। उस पार का आदमी उस पार, इस पार का आदमी इस पार। महाराष्ट्र चुनाव से पहले वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के गोपीचंद पडलकर बीजेपी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र चुनाव से पहले प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी को झटका देते हुए गोपीचंद पडलकर बीजेपी में शामिल हो गए। धनगर समाज के एक बड़े हिस्से पर अपनी पकड़ रखने वाले गोपीचंद पडलकर अजीत पवार के खिलाफ बारामती से चुनाव लड़ेंगे।
तो माझी इच्छा अशी आहे की गोपीचंद पडळकर यांनी बारामतीची सीट लढली पाहिजे। गुजरात में कांग्रेस छोड़ चुके विधायक अल्पेश ठाकुर ने राधनपुर विधानसभा सीट के लिए बीजेपी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। पंजाब के अमृतसर और गुरदासपुर समेत 4 शहरों में आत्मघाती हमले का अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद सेना के कैंपों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। भारतीय अंडर 18 टीम ने बांग्लादेश को 2-1 से हराकर सैफ कप फुटबॉल टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया, जिस पर खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने टीम को बधाई दी। भारतीय महिला हॉकी टीम और मेजबान ब्रिटेन का दूसरा मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। हालांकि भारत अब भी सीरीज में 1-0 से आगे है। युवराज सिंह ने अपनी एक क्लीन शेवन तस्वीर शेयर कर खुद को चिकना चमेला बताया, जिस पर सानिया मिर्जा ने उन्हें मजाक में ट्रोल कर फिर दाढ़ी रखने की सलाह दी। पटना के राजीव नगर थाने में बारिश का पानी घुसने से वहां रखे कई जरूरी दस्तावेज खराब हो गए। पटना में लगातार हुई भारी बारिश की वजह से थाने के अंदर के कमरों में पानी भर गया, जिससे वहां रखे कई जरूरी दस्तावेज पानी में भीगने से खराब हो गए। ये पूरा फाइल जो है देखिए, ये केस से संबंधित फाइल है। ये देखिए थाने की जो तमाम जो कागज पत्र है वो यहाँ पे रखा है। जीरोक्स मशीन जो है वो पानी में खराब हो चुका है। हालांकि थाने में तैनात कर्मचारियों ने दस्तावेजों को बचाने के लिए उनको कुर्सी पर रख दिया, फिर भी कई जरूरी फाइलें भीग गईं। इतना ही नहीं, राजीव नगर थाने में पुलिस वालों के लिए रखा खाने पीने का सामान भी बर्बाद हो गया। इतना समस्या है कि हम लोग पानी में भीज के रात भर यहाँ रहते हैं, यहाँ ड्यूटी करते हैं, यहाँ ड्यूटी में जाते हैं। यही नहीं, थाने के परिसर में पानी भरने से वहां खड़ी कई बाइकों को भी नुकसान पहुंचा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। दावा किया गया कि 3 बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने के लिए निकले थे, जिसकी खबर मिलने पर पुलिस ने उनकी घेराबंदी की, लेकिन बदमाश गन्ने की खेत में घुस गए। इस बीच पुलिस ने बदमाशों को सरेंडर करने की चेतावनी भी दी, लेकिन वो बाहर नहीं आए। जिसके बाद वहां हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस की गोली से एक बदमाश रिजवान 10,000 का इनाम है, यहीं से वांटेड है और हिस्ट्री चीटर है, ये यहाँ गिरफ्तार हुआ है। जबकि बदमाश के 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। यमन में शिया बहुल ईरान के समर्थन वाले विद्रोहियों ने बीते 1 महीने में अपने अभियान के दौरान सुन्नी बहुल सऊदी अरब के 500 से ज्यादा जवानों को मारने या जख्मी करने का दावा किया। यही नहीं, उन्होंने सऊदी अरब की सेना पर बीते 5 साल में सबसे बड़े हमले के सबूत भी दिए, जिसमें शामिल कुछ वीडियो में उन्होंने गोले दागकर सऊदी अरब की अगुवाई वाली यमन की सेना की दर्जनों गाड़ियों को उड़ाते हुए दिखाया। शिया बहुल ईरान के समर्थन वाले विद्रोहियों ने यमन की सेना के काफिले को सऊदी अरब की सीमा के पास निशाना बनाया। इस दौरान उन्होंने सुन्नी बहुल सऊदी अरब की सेना पर ताबड़तोड़ गोलीबारी भी की। تعتبر العملية من أبرز العمليات العسكرية الواسعة التي نفذتها قواتنا। विद्रोहियों ने सऊदी अरब और यमन के करीब 2000 से ज्यादा जवानों को अपने कब्जे में लेने का भी दावा किया। उनका वीडियो भी विद्रोहियों ने सबूत के तौर पर जारी कर दिया। نؤكد هنا ما ورد في البيان بشأن التعامل مع الأسرى وفق مبادئ الأخلاق والقيم والعادات। ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों ने सऊदी अरब की सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियों को भी अपने कब्जे में ले लिया और उनके हथियार भी छीन लिए। सऊदी अरब के सैनिकों पर हुए हमलों को विद्रोहियों के कमांडर की निगरानी में प्लान किया गया था। मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भजन गाया। नवरात्र के मौके पर वहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां कैलाश विजयवर्गीय भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ शरीक हुए और मंच पर आते ही भजन गाना शुरू कर दिया। जबकि मंच पर मौजूद दूसरे लोग ताली बजाकर उनका उत्साह बढ़ाने लगे। वहीं मंच के सामने बने स्टेज पर कुछ महिलाएं डांस करने लगी। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों की पीड़ित बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की मुआवजे को ज्यादा बताने वाली याचिका खारिज कर दी और बिल्किस बानो के 2 हफ्ते के अंदर 50 लाख रुपए मुआवजा, एक नौकरी और मकान देने का आदेश दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 23 अप्रैल को बिल्किस बानो को मुआवजा देने का आदेश दिया था, लेकिन गुजरात सरकार ने मुआवजे की रकम को जरूरत से ज्यादा बताते हुए बिल्किस बानो को 10 लाख का मुआवजा देने की दलील दी थी। राज्य सरकार के इस ऐलान के बाद बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फैसला उनके पक्ष में आया। 2002 के गुजरात दंगों में बिल्किस बानो का गैंगरेप हुआ था और उनकी 3 साल की बेटी की हत्या भी कर दी गई थी। बिहार में बाढ़ से मचे हाहाकार पर सियासत भी गर्मा गई है। जेडीयू ने बिहार में बाढ़ से हुई बर्बादी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव करते हुए इसे प्राकृतिक आपदा करार दिया और बिहार में आई बाढ़ के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहरा दिया। नीतीश कुमार जी इसके लिए जिम्मेदार नहीं, इसके लिए जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है, प्राकृतिक आपदा जिम्मेदार है। यही नहीं, नीतीश कुमार का बचाव करने के लिए जेडीयू ने दूसरे राज्यों की मिसाल भी दी। इसी तरह की बाढ़ें महाराष्ट्र में आई हैं, यूपी में आई हैं, गुजरात में आई हैं, मध्य प्रदेश में आई हैं, चेन्नई में आई हैं और ताजा राजस्थान में आई हुई हैं। तो वहाँ के मुख्यमंत्री को तो कोई दोष नहीं देता, खाली बिहार के मुख्यमंत्री को क्यों दोष दिया जाए। जेडीयू नेताओं के इस तरह के बयान आते ही आरजेडी ने नीतीश सरकार को आड़े हाथ लिया और तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से बीते 15 साल में बिहार में किए गए विकास के कामकाज का लेखा जोखा मांग लिया। जबकि कांग्रेस को ऐसा लगा कि राज्य सरकार की वजह से बाढ़ के दौरान एनडीआरएफ के काम पर असर पड़ा। नेग्लिजेंस तो अपनी जगह पर है ही कि एनडीआरएफ का वो रोल नहीं दिखाई दे रहा वहाँ पर, जो आमतौर पर एनडीआरएफ का रोल होना चाहिए या होता है। हालांकि बीजेपी को जेडीयू का जलवायु परिवर्तन वाला तर्क सही लगा। ये आपदा है, किसी सरकार की फेलियर नहीं है। सरकार अपने तरफ से, बिहार की सरकार पूरी ताकत से लगी है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर पहली बार सड़क बनाने में प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल किया गया। केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक यानी सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान किया है। और इसी के तहत केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाने के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। NH9 पे जो मेरठ एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, वहाँ 1 किलोमीटर की सड़क रिसाइकिल प्लास्टिक से बनाई जा रही है। प्रोजेक्ट से जुड़े एक अधिकारी ने सड़क बनाने के लिए प्लास्टिक के कचरे को इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया। प्लास्टिक के अंदर चारकोल यानी तार मिलेगा और पत्थर मिलेगा, ये तीनों चीज मिलेंगे, यानी 160 डिग्री टेम्परेचर में ये तीनों भी मिलके बाइंडिंग हो जाएंगे। ये पहला मौका है जब किसी नेशनल हाईवे को बनाने के लिए प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बार यूज करने वाला जो प्लास्टिक है ये पूरा रोड में चला